तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहां पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमने अपने पिछले सेशन में अपनी कृतिका जो पाठ्य पुस्तिका है उसका 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और उसके प्रश्न उत्तर भी हमने लगभग पढ़ लिए थे और पाठ इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और इजी था कि आप प्रश्न उत्तर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है उसके प्रश्न उत्तर करने में तो आप अपनी समस्या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। तो ये पाठ लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा। तो इस पाठ में शमशेर बहादुर सिंह जी अपने जीवन की कहानी को बताते हैं कि किस तरह से, क्योंकि उनके जीवन का जो एम था, उद्देश्य था, शायद कुछ और रहा होगा, शायद वो अपने जीवन में कुछ और करना चाहते होंगे, कुछ और बनना चाहते होंगे, लेकिन किस तरह से उन्होंने हिंदी में लेखन कार्य शुरू किया, हिंदी में लिखना शुरू किया और वो एक साहित्यकार बने। तो इस पूरी जीवनचर्या को अपनी उन्होंने यहाँ पर बताया है। बहुत ही ज्यादा आपका महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। तो हम शुरू करेंगे आज का अपना सेशन, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आप सभी ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो ये है आपका चैप्टर 5, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। तो शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। यहाँ पे उनके जीवन के बारे में बताया गया है कि एक ऐसी बात और एक ऐसा जुमला मुझसे कह दिया गया था जिस हालात में मैं था उसी हालात में, और जो कुछ 5-7 रुपए पे मेरे पास थे उन्हीं को लेकर दिल्ली के लिए पहली बस जो मुझे मिली थी, चुपचाप उसी पर चढ़ा और चल दिया। तो वो अपने जीवन की कुछ बातें बता रहे हैं कि उनको कुछ ऐसी बात शायद किसी ने बोल दी, शायद कुछ ऐसा उनसे किसी ने कह दिया कि वो जिस हालात में थे उस टाइम पे, उसी हालात में, और जो भी उनके पास 5-7 रुपए शायद उस टाइम पे थोड़ा बहुत ठीक ठाक पैसे हुआ करते थे, तो उन्हीं को लेकर दिल्ली के लिए पहली बस जो उन्हें मिली थी, चुपचाप उसी पर बैठे और चल दिए। तय कर लिया कि हाँ, अब मुझे जो भी काम करना है शुरू कर देना चाहिए। दिल में, दिमाग में यही समाया हुआ था कि वह काम पेंटिंग है। तो शायद उनका जो पसंदीदा काम रहा होगा उस समय वो पेंटिंग रहा होगा। तो उनको किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी कि जो उनके मन में चुभ गई, उनके दिल में लग गई, और वो अपने घर से बिल्कुल उसी हालत में, यानी कि कुछ भी बिना पूरी तैयारी के, बिना किसी योजना के, वो अपने घर से निकल गए दिल्ली के लिए, और जो भी बहुत कम पैसे जो उनके पास 5-7 रुपए थे उसको लेकर वो दिल्ली की बस में चढ़ गए। और उन्होंने तय किया कि अब मुझे जो भी काम करना है अपने जीवन में, मैं जो भी करना चाहता हूं, मुझे वो काम शुरू कर देना चाहिए। और उनके दिमाग में यही समाया हुआ था कि वह काम है पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग का काम शायद उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा और इसी की शिक्षा मुझे लेनी है और फौरन। तो उन्हें लगता था कि वो पेंटिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छी आर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने उकील आर्ट स्कूल का नाम भर मैंने सुन रखा था, दिल्ली में कहाँ है यह पता न था। तो कई बार हम कुछ फेमस स्कूल्स के बारे में या फेमस चीजों के बारे में, जगहों के बारे में सुन के रखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, यानी कि वो कहाँ पर है। तो सेम यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जी के साथ भी हुआ कि जब वो अपने घर से निकले, उनको लगता था कि शायद उनका जो पसंदीदा काम है जिसे वो अच्छा कर सकते हैं वो है पेंटिंग। तो उन्होंने किसी उकील आर्ट स्कूल के बारे में सुना हुआ था, लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन की वो कहां पर है वो उन्हें पता नहीं था। खैर, किस्सा मुख्तसर कि मेरा इम्तिहान लेकर और मेरा शौक देखकर मुझे बिला फीस के भर्ती कर लिया गया। तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने मेरा इम्तिहान लिया
और मेरा शौक देखा, यानी कि मेरा टेस्ट लिया वहां पर स्कूल में, और मेरा शौक देखा कि मुझे पेंटिंग का कितना ज्यादा क्रेज है, कितना ज्यादा शौक है, और उसी के आधार पर उन्हें वहां पर बिना फीस के, यानी कि फीस के बिना ही उन्हें एडमिशन दे दिया गया, उन्हें भर्ती कर लिया गया वहां पर। मैंने 2-3 जगहों के बाद करोल बाग में लंबे सड़क एक कमरा लिया, यानी कि जो सड़क के पास, सड़क के किनारे एक कमरा लिया, और रोजाना वहां से कनॉट प्लेस को सुबह की क्लास में पहुंचने लगा। तो वो जो लोकेशन थी एग्जैक्ट, वो थी कनॉट प्लेस की। तो वो कहते हैं कि मैंने जो शहर करोल बाग के पास में जो सड़क थी, उस सड़क के किनारे मैंने एक कमरा ले लिया, और वहां से रोजाना मैं कनॉट प्लेस के लिए सुबह क्लास में पहुंचने लगा। तो अभी तक आपको लग रहा है कि जो लेखक है वो अब एक अच्छे खासे पेंटर बनने वाले हैं, अच्छे खासे एक आर्ट के टीचर बनने वाले हैं। रास्ते में कभी कभी चलते चलते ड्राइंग भी बनाता, और कभी कभी या साथ साथ कविताएं भी लिखता। इसका जरा भी ख्याल या वहमो गुमान न था कि ये कविताएं भी प्रकाशित होंगी। तो वो कहते हैं कि जब भी रास्ते में जब मैं जा रहा होता था, तो साथ साथ या तो मैं ड्राइंग बनाते हुए चलता था, या फिर कविताएं लिखते हुए जाता था। और वो कहते हैं कि मेरे दिमाग में या मुझे बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं था, अपने दिमाग में थोड़ा सा भी वहम नहीं था कि ये कविताएं भी प्रकाशित हो सकती हैं, यानी कि इनको भी मैं छपवा सकता हूं। बस मन की मौज या तरंग या कोई टीस सी थी, चुनाचे अंग्रेजी में जैसे जैसे भी कुछ, और उर्दू में। तो क्या था कि या मन की मौज हो, या तरंग हो, या कोई टीस। कब लिखते हैं? या तो जब हम कभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, या मन में बहुत ज्यादा दर्द या कोई दुख बसा हुआ होता है, या तरंग, या तो हम किसी चीज में खोए हुए रहते हैं, किसी चीज की सुंदरता में डूबे हुए रहते हैं। तो उसी चीजों में, उसमें ही अंग्रेजी में जैसे कुछ, और कुछ उर्दू में, यानी कि वो क्या करते थे, या तो अंग्रेजी में लिखते थे या फिर उर्दू में लिखते थे। देखिए अभी तक हिंदी की यहाँ पर कोई भी बात नहीं आई हुई है। वो पेंटर बनना चाहते थे, और जो गजल और कविताएं वो लिखते भी थे, या शेरो शायरी वो करते भी थे, तो वो केवल वो उर्दू या अंग्रेजी में करते थे। तो उर्दू, और कुछ कुछ को वो उर्दू में और कुछ अंग्रेजी में लिखते, और हर चीज और हर चेहरे को बगौर देखता कि उसमें अपनी ड्राइंग के लिए क्या तत्व खोज सकता हूँ या पा सकता हूँ। और वो हर चीज वो कहते थे कि रास्ते में जो भी चीजें मुझे दिखाई देती थी, उसे मैं ध्यान पूर्वक देखता था कि मुझे अपनी ड्राइंग के लिए क्या चीजें मिल सकती है इसमें। आंखें थक जाती थी, बहुत थक जाती थी, मगर उस खोज का हर चीज और चेहरे और दृश्य या स्थिति और गति का अपना विशिष्ट आकर्षण कम नहीं होता था। वो कहते थे कि मेरी आंखें थक जाती थी, बहुत ज्यादा थक जाती थी, लेकिन उन चीजों का, उन दृश्यों का, उनकी स्थिति का, उनकी गति का जो एक विशिष्ट आकर्षण था, वो कम नहीं होता था। बस आंखों की ही मजबूरी थी। कभी कभी तेज बहादुर, यानी कि उनके जो भाई थे, वे कुछ पैसे भेज देते थे, या साइन बोर्ड पेंट करके मुझे कुछ सहारा कर देते थे। मेरे साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे। महाराष्ट्री बेकार थे। 30-40 के बीच में वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का कभी कभी जिक्र करते थे। इलाहाबाद माय वीकनेस, ठीक है। अंदर से मेरा हृदय बहुत उद्विग्न उद्विग्न रहता, यद्यपि अपने को दृश्यों और चित्रों में खो देने की मुझ में शक्ति थी। यानी कि जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, चाहे वो कविता लिखता हो, चाहे वो शेरो शायरी करता हो, चाहे वो कोई कहानीकार हो, या कोई पेंटर हो, या कोई ड्राइंग मास्टर हो,
वो क्या करता है, वो कोई भी चीज को जब देखता है तो वो उसमें ढूंढता है कि इसमें क्या बेटर हो सकता था, या इसको हम किस तरह से और ज्यादा सुंदर बना सकते हैं, या इस चीज को किस तरह से गढ़ा गया है, या इस चीज को कैसे हम और ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो ये थी कि अपने जो दृश्यों को और चित्रों को मैं अपने आप को खो देने की मुझ में शक्ति थी, यानी कि मैं भी चीजों में डूब जाता था कि आखिर ये कैसे हुआ, ये कैसे बना, ये मतलब बहुत सारी बातें जो एक आर्टिस्ट के मन में आती हैं। मगर अंदर से दुखी था, मगर अंदर से दुखी थे। पत्नी का देहांत टीबी से हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर अकेला, एकदम अकेला, और बस घूमता घूमता, कविताएं घसीटता या स्केच, और अपनी खोली में आकर अपना अकेलापन खोकर बोर होता। तो इस तरह यहाँ पर उन्होंने अपनी जो जीवनचर्या बताई है वो कह रहे हैं। मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे और दिल्ली में एक बार उनसे मुलाकात हुई थी। पता नहीं वह कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे या कोई पत्रकारी वसीला खोज रहे थे। पत्रकारी वसीला यानी कि कोई पत्रकारी जरिया या सहारा वो ढूंढ रहे थे। तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए। क्लास खत्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था। वह एक नोट छोड़ गए मेरे लिए। मुझे नहीं याद कि उसमें क्या लिखा था, मगर वह एक बहुत ही मुक्त सरसा और अच्छा सा नोट था। मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने को कृतज्ञ महसूस किया। तो वो कहते हैं जो यहाँ पे उनके एक जो मित्र थे वो आए, नरेंद्र शर्मा जी, जो एमए कर चुके थे, और वो कहते कि दिल्ली में उनसे कई बार मुलाकात भी हुई थी और वो शायद कांग्रेस की जो राजनीति थी उसमें शायद वो संलग्न थे या कोई पत्रकारी तरीका या जरिया या सहारा ढूंढ रहे थे अपने लिए। तो वो कहते हैं एक बार जब वो बच्चन स्टूडियो में आए तो तब शायद मेरी क्लास खत्म हो गई थी और मैं वहां से जा चुका था, लेकिन वो मेरे लिए एक नोट छोड़कर गए थे और उसमें क्या लिखा था ये मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन जो भी था वो बहुत मुक्त सरसा और एक अच्छा सा नोट उन्होंने मुझे लिखा था और मैंने बहुत गहराई से अपने आप को कृतज्ञ महसूस किया जब उन्होंने इस नोट को मेरे लिए लिखा। मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है पत्रों को का जवाब ना देना। तो वो कहते हैं कि मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है कि मैं पत्रों का जवाब जल्दी से नहीं देता हूं। चाहे सैकड़ों जवाब बाज पत्रों के मन ही मन लिखकर हवा में सांस के साथ बिखेरता रहूं कई दिनों तक। मेरे इस मौन की उपलब्धि मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी। तो वो कहते हैं कि मेरी आदत एक बहुत बुरी आदत है कि मैं पत्रों का जवाब नहीं देता हूं। तो अक्सर जो ये आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों के सामने बोलते नहीं हैं, बहुत ज्यादा अपने मन की भावनाओं को बहुत ज्यादा व्यक्त नहीं करते, क्योंकि उनका अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करने का एक अलग ही तरीका होता है। एक आर्टिस्ट अपनी कला के द्वारा, अपनी ड्राइंग के द्वारा, अपनी पेंटिंग के द्वारा अपने मन के भावों को उकेरता है, अपने मन के भावों को व्यक्त करता है। तो इसी तरह एक जो कविता करने वाला व्यक्ति होता है, कवि होता है, वो किसी भी वो सबके सामने जाकर बहुत ज्यादा कचर कचर नहीं बोलता, वो बहुत चीजों को सोचता रहता है, अपने मन में संजोए ही रहता है, और जब उसको अपनी मन की बातों को व्यक्त करना होता है, भावों को व्यक्त करना होता है, तो वो एक कविता के माध्यम से अपने भावों को लिखता है। तो यही यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे इस मौन की एक उपलब्धि, मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करती हुई, मेरे मौन की उपलब्धि यानी कि जो मैं अभी तक चुप था उसकी उपलब्धि मुझे प्राप्त हुई और मेरी कृतज्ञता के रूप में ये व्यक्त हुई एक कविता उभरी। और अंग्रेजी में अफसोस, अब वो यहाँ पर अफसोस जता रहे हैं कि वो कविता जो थी वो अंग्रेजी में थी, एक सानेट, और वो भी कैसा था कि वह एक तुकांत यानी कि जिसका कोई भी तुक नहीं था, यानी कि मुक्त छंद में। उफ, मगर उनको लिख लेने के बाद मैंने अपना जवाब उनको गोया भेजा। कई दिन निकल गए और घटना चक्र से
मैं देहरादून आ गया। तो वो कहते हैं कि कई दिन बीत गए और इसी घटना चक्र से, क्योंकि ये सारी चीजें उनके जीवन में चल रही थी, और वो कहते हैं कि मैंने एक कविता किसी तरह से लिखी अपने मौन को व्यक्त करते हुए। और अफसोस की बात यह है कि वो एक अंग्रेजी में लिखी गई कविता थी और एक सानेट था। सानेट यानी कि वो एक अतुकांत मुक्त छंद था, और उसको लिखने के बाद मैंने अपना जवाब उनको गोया भेजा। और फिर वो कहते हैं कई महीने निकल गए और इसी घटना चक्र में मैं देहरादून आ गया। अपनी ससुराल की केमिस्ट एंड ड्रग्स की दुकान पर कंपाउंड्री सीखने लगा। अब वो कहते हैं कि मैं अपनी जो उनके जो ससुराल यानी कि उनकी वाइफ का जो घर था, उनकी पत्नी का जो घर था, वहां की कोई केमिस्ट और ड्रगिस्ट की जो शॉप होती है, यानी कि जो दवाइयों की दुकान होती है, औषधालय होता है जो, वहां पे उन्होंने कंपाउंड्री वो सीखने लगे। और अच्छी खासी महारत मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत में लिखे नुक्सों को पढ़ सकने में हो गई। अब देखिए यहाँ पर वो कंपाउंड्री सीखने लगे, यानी कंपाउंड्री यानी कि जो दवाइयां देने का काम करते हैं डॉक्टर के साथ। आप देख सकते हैं जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे एक कंपाउंडर भी होता है, वो आपको दवाइयां लिखना या जो भी सजेशंस जो आपको दिए जाते हैं वो उनके द्वारा दिए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अब इसमें इससे इससे क्या हुआ कि इससे मुझे एक अच्छी खासी महारत हासिल हो गई। किस काम में? टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत। अजूबा इबारत यानी कि जो आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की जो राइटिंग होती है, वाक्य की बनावट, आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की राइटिंग आपको बिल्कुल भी कभी भी समझ में नहीं आती। वो केवल आप जब पर्चा आप जब केमिस्ट को देते हैं तो केमिस्ट ही उस पर्चे को पढ़ पाता है, समझ पाता है, और उसके अकॉर्डिंग वो आपको दवाई दे देता है। अगर आपने कोशिश की तो हमेशा आप गलत ही दवाई लेकर आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उनकी हैंडराइटिंग इस तरह की नहीं होती कि आप उसको पढ़ सके। तो वो कहते हैं कि मुझे इस चीज में महारत हासिल हो गया, यानी कि मैं डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग को समझने लगा। और लिखे जो नुक्से होते हैं, यानी कि उनके जो बताया गया है, नुक्सा जो बताया गया है कि आप ये करें वो करें, तो वो सारी चीजें मैं समझने लगा। उसी वर्ष गुरुवर श्री शारदा चरण जी उकील ने देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल ली थी। तो अब फिर से उनका रुझान पेंटिंग की तरफ हो रहा है। देख सकते हैं अभी तक उन्होंने बहुत सारी चीजें कर ली हैं कि वो कविताएं भी लिखते हैं और पेंटिंग भी सीख रहे हैं, या और भी चीजें अपने जीवन में वो कर रहे हैं। तो उसी वर्ष वो कहते हैं कि जो शारदा चरण जी थे उकील, उन्होंने देहरादून में ही एक पेंटिंग की क्लास खोल ली। और मेरे सौभाग्य से, यानी कि यह मेरे देहरादून लौटने का बहाना था कि वह इसके बाद, क्योंकि अब यहीं पे पेंटिंग स्कूल उन्हें मिल गया था, तो इसके बाद उन्हें यहाँ से जाने का कोई बहाना नहीं मिला, यानी कि उन्हें यहाँ पर रुकने का या यहाँ वापस लौटने का बहाना उन्हें मिल चुका था। वह बंद हो गई। मेरे सौभाग्य से वह बंद हो गई। तो मैं अक्सर सोचता कि कविता और कला की दुनिया में जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही थी, किसी से उसे गरज नहीं, और अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात है, मैं कहाँ हूं। तो वो कहते हैं कि अभी तक दो चीजें उनकी लाइफ में मेन रही है जो उन्होंने दिल से की है। तो दिल से उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक तो पेंटिंग की है दिल से, और दूसरी कविताएं लिखी है। तो वो कहते हैं कि मैं अक्सर इस बात को सोचता हूं कि कविता और कला की दुनिया में, देखिए वो कहते हैं मेरे सौभाग्य से उनकी वो दुकान बंद हो गई, यानी कि उनका जो पेंटिंग क्लास जो उन्होंने खोली थी वो बंद हो गई। तो अब वो कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि कविता और कला की दुनिया में अब तक मेरी एकांत दुनिया रही थी, यानी एकांत यानी कि उन्होंने अपनी इन दो कलाओं को अभी तक किसी और के सामने जाहिर नहीं किया था, किसी और के सामने उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था। तो वो उनकी एक एकांत दुनिया थी। जैसे कि आप अपनी जो आपको पसंद होती है चीजें, वो आप एकांत में, जैसे अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप एकांत में गाने सुनते हैं, या फिर आपको ड्राइंग बनाना पसंद है तो जब आप अकेले होते हैं तो आप ड्राइंग बना लेते हैं, या आपको कविताएं या छंद लिखना पसंद है तो आप एकांत में होकर लिखना पसंद करते हैं। तो वो कहते हैं अभी तक ये मेरी जो है एकांत दुनिया रही थी, किसी से भी उसे गरज नहीं। और अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात है, यानी कि किसी को उस चीज से कोई मतलब नहीं था। और वो कहते हैं अभी भी
अभी तक भी बहुत कुछ बात वैसी ही है और अभी भी मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। यानी कि अभी तक उन्हें अपने जीवन का पता नहीं है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। मेरी आंतरिक दिलचस्पियों से किसी को दिलचस्पी नहीं थी। तो वो कहते हैं जो मेरी आंतरिक दिलचस्पियां थी, यानी कि जो मेरा पैशन था, जो मेरा मन था कि मैं ये करूं, उसमें किसी को भी दिलचस्पी नहीं थी। यानी कि आप देखते हैं कि बच्चों का क्या होता है कि बहुत अलग अलग सपने होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है, मुझे वो बनना है। लेकिन माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा या बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा या बहुत बड़ा आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनेगा। तो इस तरह के सपने ही माँ बाप देखते हैं या हमसे बड़े जो लोग होते हैं वो हमारे बारे में सोचते हैं। तो लेकिन बच्चों की दिलचस्पी अक्सर होती है, कोई खेलने में बहुत अच्छा होता है, उसका पढ़ाई में मन कम लगता है, या कोई बहुत अच्छा डांस कर लेता है, कोई बहुत अच्छा म्यूजिक बजा लेता है, कोई बहुत अच्छा गाना गा लेता है। तो इस तरह की कई चीजें बच्चों में होती हैं। तो यहाँ पे लेखक भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि मेरी जो आंतरिक दिलचस्पियां थी, यानी कि मेरे अंदर का जो पैशन था, मेरा जो मन था, उसमें किसी को भी दिलचस्पी नहीं थी और मैं मुंह खोलकर कुछ कह नहीं सकता था किसी से। वो कहते हैं कि मैं उस काम में भी इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि वो जब कविताएं करते थे, वो कविताएं हिंदी में नहीं होती थी, वो या तो अंग्रेजी में होती थी या उर्दू में होती थी। तो कविताओं में भी वो बहुत अच्छे नहीं थे, और ड्राइंग जो थी, उनकी आर्ट जो थी, वो भी अभी वो सीख ही रहे थे, यानी कि उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा महारत हासिल नहीं किया था। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी इन दिलचस्पियों को किसी के आगे उजागर भी नहीं कर सकता था, यानी कि किसी को बता भी नहीं सकता था। और अपने से बड़ों का और गुरुजनों का अदब लिहाज, यानी कि अपने बड़ों का और अपने गुरुजनों का जो अदब लिहाज है, यानी कि उनका सम्मान करना, उनका उनका लिहाज करना, ये जो हमने सीखा था, उनके सामने मुंह न खोलना शायद मेरी घुट्टी में पड़ा था। तो शायद ये चीजें देखिए, हम अपने बच्चों को बचपन में ही सिखा देते हैं कि बड़ों के सामने बड़ों से जबान नहीं लड़ानी चाहिए, या बड़ों से गलत टोन में बात नहीं करनी चाहिए, बड़ों से कोई भी इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। तो यही सारी चीजें वो कहते हैं कि ये अपने बड़ों का अदब करना, यानी कि बड़ों का सम्मान करना, बड़ों के आगे अपनी जिद रखना, बड़ों से अपनी जिद मनवाना, या कुछ ऐसी चीज के लिए जिद करना कि तुम उसके लिए उसके लायक हो भी नहीं और तब भी आप उसके लिए जिद कर रहे हो। तो इस तरह की बातें, ये बड़ों के सामने मुंह ना खोलना, यानी कि बड़ों के सामने जब उनको जवाब ना देना, तो ये सारी बातें हमें बचपन में ही सिखा दी गई थी। वो कहते हैं कि शायद ये मेरी घुट्टी में ही पड़ी हुई थी। तो घुट्टी कब पिलाते हैं? जब बच्चा बहुत ज्यादा छोटा होता है, जब वो किसी के सामने बात भी नहीं करना जानता कि कैसे बात करते हैं, तो उस समय बच्चों को घुट्टी पिलाई जाती है। तो वो कहते हैं शायद ये चीजें मेरी घुट्टी में तभी मिला दी गई थी कि आप बड़े होकर बड़ों का सम्मान करोगे, बड़ों के सामने मुंह नहीं खोलोगे या बड़ों को जवाब नहीं दोगे। तो इस तरह की चीजें। अपनी बहुत ही आंतरिक एकांतता का मैं अभ्यासी हो गया था। अपनी बहुत ही आंतरिक एकांतता यानी कि एकांकीपन, जो अकेलापन था उनका आंतरिक, वो कहते हैं कि मैं उसका बहुत ही ज्यादा अभ्यासी हो गया था। बहुत ही मुझे हैबिट हो गई थी, अब मुझे आदत हो गई थी इस तरह रहने की, अकेलेपन की। मगर अंदर से बहुत खिन्न और दुखी था। लेकिन वो कहते कि मैं अंदर से बहुत ज्यादा खिन्न और दुखी था। क्यों? क्योंकि वो खुद से सेटिस्फाइड नहीं थे, अपने आप से संतुष्ट नहीं थे कि वो क्या है जीवन में। जैसे कि उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वो कहते हैं कि भले ही मैं अपने एकांकीपन का आदी हो गया था कि मैं ये कभी भी जो काम मिले वो कर लेता हूँ, शांत रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, ज्यादा किसी से बात नहीं करता, किसी को जवाब नहीं देता, किसी के आगे अपनी बात नहीं रखता, लेकिन अंदर से मैं बहुत ज्यादा दुखी था और परिस्थिति के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा था। और फिर भी मैं सोच रहा था कि चलो, जैसी परिस्थिति है, जैसा समय अभी चल रहा है, मैं इसके साथ एडजस्ट करूं, मैं इसके साथ अपना सामंजस्य बिठाने की कोशिश करूं कि शायद भविष्य में अच्छा समय आएगा। कर्तव्य जहां तक हो सकता था, ऐसे में न जाने क्यों एक दिन
यूं ही वही सानेट मैंने बच्चन को पोस्ट कर दिया। तो वो कहते हैं कि ऐसे में न जाने क्यों, यानी कि जब वो इसी तरह की चीजों में खोए हुए थे, इन्हीं चीजों के साथ जी रहे थे और इन्हीं परिस्थितियों को अपना एक अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे इन्हीं परिस्थितियों में। तो वो कहते हैं कि ऐसे में न जाने क्यों एक दिन यूं ही वही सानेट मैंने बच्चन को पोस्ट कर दिया और बच्चन गर्मियों की छुट्टियों में सन 1937, सन 37 की बात लिखी गई है, तो 1937 इसको हम कहेंगे, देहरादून आए, ब्रिजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे। इत्तेफाक देखिए कि यही जो कि अब डॉक्टर हैं ब्रजमोहन गुप्त, मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके थे देहरादून में ही। तो वो कहते हैं कि एक ऐसा इत्तेफाक बना। देखिए, जब कुछ अच्छा होना होता है तो चारों तरफ से अच्छा होता है। तो वो कहते हैं कि ये सानेट मैंने बच्चन जी को पोस्ट कर दिया था और बच्चन जी अपनी गर्मियों की छुट्टियों में देहरादून आए हुए थे और ब्रिजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे हुए थे। और एक इत्तेफाक ये हुआ कि जो ब्रिजमोहन गुप्त थे वो उनके भाई के, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह जी के जो भाई थे उनके मित्र और उनके पिताजी जो थे वो शमशेर बहादुर सिंह जी के पिताजी के मित्र और पड़ोसी थे जो देहरादून में ही। तो अभी ब्रिजमोहन जी के साथ बच्चन डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले और एक दिन मेहमान भी रहे। वह बच्चन जी की शुरू की धूम का जमाना था। प्रबल झंझावात साथी देहरादून के उसी साल की यादगार है। जिस जोर की आंधी आई थी, उफ, किस जोर की आंधी आई थी, उफ, कितने बड़े बड़े पेड़ बिछे पड़े थे सड़कों पर, टिन की छतों की छतें उड़ गई थी और बच्चन उसी आंधी बारिश में एक गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे थे और ये हम सबका सौभाग्य था। आज मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था वह इससे भी कहीं प्रबल था। पत्नी वियोग हाल में ही हुआ था और कैसी पत्नी का वियोग जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी, आत्मा से अर्धांगिनी और निम्न मध्य वर्ग के सन 30 के भावुक आदर्शों और उत्साहों और संघर्षों की युवा संगिनी। तो ये उनकी पत्नी के बारे में कहा गया है। मैं कल्पना ही कर सकता हूं कि वह कवि के लिए क्या कुछ नहीं रही होगी, एक निश्चल कवि जिसे आर पार आप देख सकते हो। बात का धनी, वाणी का धनी, हृदय मक्खन, संकल्प फौलाद और ऐसे व्यक्ति की साथी। तो यहाँ पर उनकी पत्नी के बारे में बताया है कि जो इतने ज्यादा कार्य, आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें उनके बारे में बता रखी है कि वो कैसे कवि थे, एक निश्चल कवि थे, यानी कि जिनको आप आर पार देख सकते हैं, यानी कि उनके अंदर और बाहर वो एक जैसे थे। उनके मन में दूसरों के लिए कोई भी पाप, कोई भी द्वेष नहीं था। जिस तरह वो बाहर के लोगों के साथ थे उसी की तरह वो अपने लोगों के साथ थे और बात के धनी थे, यानी कि बहुत अच्छी बातें वो करते थे। वाणी के धनी थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो भी बात वो बोलते थे बहुत ही ज्यादा गंभीर बात बोलते थे। हृदय के मक्खन थे, यानी कि हृदय उनका बहुत ही ज्यादा कोमल था। संकल्प के फौलाद, यानी कि जिस बात को वो ठान लेते थे वो करके ही उस बात को छोड़ते थे। तो ऐसे व्यक्ति की साथी उनकी पत्नी के बारे में यहाँ कहा गया है। एक और बरखा की याद आ गई, इस देहरादून की सी नहीं मगर भरी बरसात की झमाझम बरखा इलाहाबाद की। गाड़ी पर पहुंचना था, रात का वक्त, मेजबान इसरार कर रहे थे, भाई इस वक्त कूली नतांगा कैसे जाओगे। तो जो उनके मेजबान थे, यानी कि जो उनके मित्र थे, उनके बारे में बात की गई है कि जो उनके मेजबान थे वो कह रहे थे कि आप कैसे जाओगे, रुक जाओ। ये जब ये सारी चीजें यहाँ पर लेखक याद कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अब उन्हें
बरखा की याद आ गई इसी बात पे, और वो बरखा थी इलाहाबाद की, यानी कि बारिश के दिनों की बात याद आ गई। वो कहते हैं गाड़ी तक पहुंचना था, रात का वक्त था, मेजबान इसरार कर रहे थे। इसरार यानी कि आग्रह कर रहे थे कि आप मत जाओ, रुक जाओ, इस वक्त ना तो आपको कूली मिलेगा ना कोई तांगा मिलेगा, कैसे जाओगे, सुबह तक रुक जाओ। मगर नहीं, बच्चन ने बिस्तर कांधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। तो ये जो सारी बातें आप यहाँ पर बच्चन के बारे में पढ़ रहे हैं, वो बच्चन कोई और नहीं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो कि एक मशहूर कवि है हिंदी साहित्य के। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि बच्चन जो थे उन्होंने बिस्तर कांधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। जहां पहुंचना था वक्त पर पहुंचे, और इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींच कर ला सकते थे। कोई इस संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं स्वयं नहीं, और उस पर मैं बच्चन को तब जानता भी कितना था, बराए नाम। मगर उसी परिचय के जितने भी क्षण थे सटीक थे, वे मात्र क्षण ही। आजकल की तरह ही मैं बहुत कम नहीं कहीं आता जाता या किसी से मिलता जुलता था। तो वो कहते हैं कि उस टाइम पे मुझे इलाहाबाद खींच कर लाना ये केवल बच्चन ही कर सकते थे, और क्योंकि कोई इस बात की संभावना या कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं इलाहाबाद वापस जाऊंगा, क्योंकि वो अपने घर से वापस आ चुके थे। और वो कहते हैं कि मैं बच्चन को तब कितना जानता था, यानी कि बराए नाम यानी कि केवल नाम के लिए, या कह सके तो दिखाने के लिए, अगर लोगों को लगे, क्योंकि उनके व्यक्तित्व की जिस तरह की बातें यहाँ पर बताई गई हैं, तो उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था। तो उस व्यक्तित्व के आधार पर अगर कोई लोग देखे तो वो कहे कि अरे बाप रे, ये तो इनकी बहुत अच्छी जान पहचान है आपस में। लेकिन वो कहते हैं कि मैं केवल नाम के लिए उन्हें जानता था, मगर उस परिचय के जितने भी क्षण थे सटीक थे, यानी कि जितना भी मेरा उनके साथ परिचय हुआ था वो एकदम सटीक थे, बहुत ही सुंदर थे, और थे वो मात्र क्षण ही, यानी कि कुछ बहुत ही कम समय का वो क्षण था। आजकल की तरह ही मैं बहुत ही कम कहीं आता जाता या किसी से मिलता जुलता था, जैसे आजकल की तरह कि मैं बहुत कम कहीं आता जाता हूँ या किसी से मिलता जुलता हूँ। मुझे इसकी कभी कोई जरूरत सी महसूस नहीं हुई। शायद ऐसा वहम मुझे था, जो वहम ही था कि मेरी निजी एकांत की दुनिया में मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है, और क्यों हो। खैर, तो वो कहते हैं कि मुझे इसकी जरूरत कभी महसूस नहीं हुई, यानी कि वो कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई, बहुत ज्यादा दोस्तों की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। शायद ये मेरा वहम था, और जो वहम ही था कि वो मेरे निजी एकांत की दुनिया में मेरे साथ चलने वाला था, और कोई भी नहीं था। और क्यों हो, आखिर हो क्यों, जब मैं चाहता ही नहीं हूं किसी के साथ ज्यादा मिलना जुलना, ज्यादा घुलना, ज्यादा जान पहचान बढ़ाना, ज्यादा दोस्ती करना। तो ये 36, 37 या 37, 38 के साल थे। तो ये कहते हैं कि ये शायद 36, 37 या 37, 38 के साल थे। जी हाँ। तो बच्चन ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, चलो इलाहाबाद और एमए करो। तो वो कहते हैं कि बच्चन ने कहा कि तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, चलो इलाहाबाद चलो और वहां चलकर एमए करो, इत्यादि, यानी कि और भी बातें उन्होंने बताई शमशेर बहादुर को। और हमारी दुकान पर बैठने वाले देहरादून के प्रसिद्ध डॉक्टर मुझसे कह रहे थे कि तुम इलाहाबाद जाएगा तो मर जाएगा, यानी कि अभी तक उनके जीवन का एक सटीक उत्तर उन्हें नहीं मिला था कि आखिर उन्होंने अपने जीवन में करना क्या है, आखिर वो स्टेबल किस तरह होंगे अपने जीवन में। तो अलग अलग बातें उनके दिमाग में चल रही थी, अलग अलग लोग उन्हें मिल रहे थे। मगर मैं देख चुका था कि फेफड़ों के मरीजों के लिए, गरीब गुरबा के लिए वह क्या नुस्खा निकालते थे, क्या नुस्खा लिखते थे। कैल्शियम लैक्टेट 3 टाइम्स अ डे,
अब उन्हें सारी बीमारियों के बारे में पता चल गया था, क्योंकि वो एक ड्रग्स की यानी कि दवाइयों की दुकान में वो काम करते थे, एक औषधालय में वो काम करते थे। तो अब वो कहते थे कि मैं ये देख चुका था कि फेफड़ों के मरीजों को, यानी कि जिनको फेफड़ों की बीमारी है या गरीब लोग जो है, तो उनके लिए वो क्या लिखते थे, क्या दवाई वो लिखते थे, कैल्शियम लैक्टेट लिखते थे 3 टाइम्स अ डे, एक दिन में 3 बारी। कैल्शियम लैक्टेट उन दिनों में 2 आने में 1 आउंस आता था। मैं अपने दिल में बेफिक्र था। इलाहाबाद आया तो बच्चन ने क्या किया? बच्चन के पिता मेरे लिए लोकल गार्जियन के खाने में दर्ज हुए। उन्होंने उर्दू फारसी की सूफी नज्मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से मुझे दिया और वह आशीर्वाद अरसे तक मेरे साथ रहा और एक अर्थ में अब भी है। और बच्चन ने एमए प्रीवियस और फाइनल के दोनों सालों का जिम्मा लिया और कहा, देखो जब भी तुम इस काबिल हो जाओ, यानी कि तुम्हारी नौकरी लग जाए, तो वापस कर देना। तो उन्होंने उनकी हेल्प की, उनको फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर तक पढ़ाया और कहा कि जब तुम इस काबिल हो जाओ कि तुम मेरे पैसे लौटा सको या जो मैंने तुम्हारी हेल्प की है उसको चुका सको, तो तब तुम वापस कर देना, चिंता मत करो। और वो कहते हैं कि ना इस काबिल हुआ और ना ही मैंने चिंता की। तो उन्होंने कहा, ना ही मैं इस काबिल हुआ और ना ही मैंने कभी चिंता की। तो बच्चों, अभी तक आपने देखा शमशेर बहादुर जी ने अपने जीवन की एक एक क्षण को, एक एक पल को यहाँ पर दिखाया है कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में हिंदी में आने के लिए, यानी कि हिंदी में आने का उनका अभी तक आपने जितना चैप्टर पढ़ा हुआ है, यहाँ पर दूर दूर तक कहीं कोई भी नामो निशान नहीं है कि वो हिंदी में एक साहित्यकार बनेंगे, एक लेखक बनेंगे, एक कवि बनेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने जीवन में की है, अभी तक बहुत सारे काम किए हैं। तो अपने जीवन के प्रत्येक क्षण के बारे में वो बताते हैं और सबसे बड़ी बात कि वो बताते हैं वो किस तरह अपने जीवन को एकांकी रूप में जी रहे थे, यानी कि एक अकेले में एकांत में जीना पसंद करते थे। तो अपने इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।